So, hello everyone, welcome to current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 5 of class 12th Geography. The name of this chapter is Secondary Activity और आज हम इसके कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उसका ओवरव्यू हम ले लेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड 2025 और CUET 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारे करंट बैच का जो सीरीज़ है इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। फुल लेंथ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो सारे तरह के क्वेश्चन हम इसमें कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के CUET एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मींस NCERT के क्वेश्चन। तो इस सब को मैंने कंबाइन करके ये एक बनाया है और ये इंश्योर किया है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो छूट रहा हो। मैं हर क्वेश्चन के मीडियम से आपको उसके पीछे जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब समझा दूंगा। और अगर आपने इस पूरे सेशन को फॉलो किया है, ठीक है, आपने इस पूरे सेशन को अगर आपने फॉलो किया है करंट बैच को और इससे आपने पढ़ाई करके अपने बोर्ड में 95% से ज़्यादा आप स्कोर करते हो तो आपकी फ़ोटो हम इस अपने हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हॉल ऑफ फेम पे यहाँ पे लगाएंगे और आपको हम अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करेंगे। आप हमारे अचीवर बनोगे, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है और QR कोड भी है, तो स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पे आपके लिए PYQs पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मींस CUET के भी पड़े हुए हैं और बोर्ड्स के भी पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके वो सारे आप एसेस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल भी पड़ा हुआ है जिसमें अच्छे फ्लो चार्ट भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कोई हमें कांटेक्ट करना है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर दो या फिर हमारे इसी कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे आपको 12th के बाद अच्छे खासे आपको बोर्ड के मींस आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होगी तो उससे रिलेटेड जो आप एग्ज़ाम दे सकते हो उससे वो सारे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आती है जैसे ही आएगी उस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लो, आपको आगे भी हेल्प करेगा ये 12th के बाद भी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, इसका सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपको पता होगा कि सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है, इसका नाम है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी आपको सिंपल पता होता है और सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आप नेचर से जो सामान लेते हो ना उसको आप थोड़ा प्रोसेस करके उसको और वैल्यूएबल बनाते हो और ये जो प्रोसेस होता है ना वो कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो भी आप पढ़ोगे वो इंडस्ट्रीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यानी उसमें कौन सा रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट यानी उस इंडस्ट्री से क्या बन के निकल रहा है, और ऑनरशिप। ये 4 बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद भी इनके सब पार्ट हैं, जैसे साइज में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉटेज या हाउस होल्ड, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉटेज या फिर हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं घर का जो घर में ही बनाया जाता है। जैसे आपने घी मीन्स यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट बनते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कोई बेना बना लिया, बेना मीन्स वो जो पंखा करते हैं ना गर्मी होती है तो हाथ पंखा, तो वो आप अगर घर में बना रहे हो तो ये इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से घर में बना सकते हो। आपके पास अगर 2 गाय है तो उससे घी निकाल के आप बेच सकते हो। तो ये हाउस होल्ड लेवल पे होती है, तो इसको अगर आप कुछ प्रोड्यूस तो कर रहे हो तो इसलिए ये भी इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट होता है और इसको हम हाउस होल्ड कंसिडर करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपकी कुछ ज़मीनें हैं, ठीक है, आपके घर के बगल में कुछ ज़मीन है, उस पर आपने एक सेटअप तैयार किया कि आप इसमें सिर्फ वही काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप कहीं देखोगे तो गाँव में जिसके पास कुछ ज़मीनें होती हैं ना वो लोग आइसक्रीम का वो खोल देते हैं कि अपना ज़मीन होता है तो वहाँ पे आइसक्रीम का खोल देते हैं और वहाँ से आइसक्रीम वो बना के पूरे एरिया में बेचते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल है, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। अब तीसरा है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़े लेवल पे जो आप इंडस्ट्रीज़ देखते हो, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जैसे फॉर बिस्किट बनते हैं
या फिर कुछ और अच्छा प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे लार्ज स्केल का मैटर होता है, ठीक है। अब जो दूसरा डिवीज़न है हमारा, दूसरा डिवीज़न हम किस बेसिस पे करते हैं, दूसरा डिवीज़न करते हैं हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल बेस्ड, तीसरा है केमिकल बेस्ड, चौथा है फॉरेस्ट बेस्ड और पांचवा है एनिमल बेस्ड, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना उसका यूज़ करते हो कुछ और चीज़ बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया कि अगर आप कोई कोई आपको बिस्किट बनाना है तो बिस्किट किससे बनेगा, मैदा से बनेगा या फिर गेहूं से बनेगा, ठीक है। तो दो चीज़ों को ये दोनों क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बना रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो कुछ बनाने के लिए, तो उसको किस कैटेगरी में हम डालेंगे, एग्रो बेस्ड कैटेगरी में डालेंगे। फॉर एग्जांपल आप शुगर केन से शुगर बनाते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ईडेबल ऑयल यानी आप अगर कोई जो आप तेल कंज्यूम करते हो तो वो भी इसी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड जो होता है यानी सरसों होता है, वो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, और उससे आप कुछ बना रहे हो यानी ईडेबल ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल बना रहे हो, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, अब कॉटन से आप अपना कपड़ा बनाते हो, कॉफ़ी, टी, रबड़, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम दो पार्ट में बाइफरगेट करते हैं। दो, जैसे पहला होता है मेटेलिक और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। मेटेलिक में दो तरह के होते हैं, फेरस होता है यानी जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है जैसे आयरन एंड स्टील, और नॉन फेरस रहते हो जो होते हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जर्म्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, ठीक है। नॉन मेटेलिक में आप देखोगे जैसे सीमेंट प्रोड्यूस होता है, पॉटरी बनती है, ठीक है। अगर हम केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें जैसे आपने प्लास्टिक बनाते हो तो प्लास्टिक कैसा नेचुरल कोई उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं डालोगे आप, ठीक है, कोई मिनरल नहीं डालोगे। तो प्लास्टिक किन से बनता है, केमिकल से बनता है, ठीक है। फाइबर, सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है, केमिकल से बनता है। फर्टिलाइज़र किससे बनते हैं, आप केमिकल डाल के उसको बना रहे हो, ठीक है। तो ये वो भी तो इंडस्ट्रीज़ में ही बन रहा है, और इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, केमिकल बेस्ड है, आपको केमिकल यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे आपको पता होगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आप जो फॉरेस्ट में यानी जो टिम्बर्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनसे जो पेड़ होते हैं उनको काट के आप उससे प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे आपने पेपर बना लिया, जैसे फर्नीचर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे टिम्बर बनते हैं, लैक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फॉर एग्जांपल ये CUT में पूछा जा चुका है कि लैक कौन सा इनपुट है, रॉ मटेरियल कौन सा रॉ मटेरियल है, कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। एनिमल बेस्ड अगर हम बात करें तो एनिमल बेस्ड जैसे आपने वो सिप होती हैं यानी जो भेड़ होती हैं उनको हम उनके जो ऊन होते हैं उनको निकाल के हम अपना स्वेटर बना लेते हैं, तो लेदर बना लेते हैं कई जानवरों को मार के। तो ये भी क्या होगा, जानवरों से हम क्या एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी एनिमलों का यूज़ होता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो इनपुट और रॉ मटेरियल के हिसाब से अब हम देखो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें हम रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं। जैसे एग्रो बेस्ड हो गया, मिनरल हो गया, केमिकल हो गया, फॉरेस्ट हो गया और एनिमल हो गया, ठीक है। अब उससे आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला बेसिक हो गया और दूसरा होगा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आउटपुट में अगर हम देखें तो आउटपुट में 2 पार्ट हैं, मैंने बताया बेसिक और कंज्यूमर। बेसिक क्या होता है, बेसिक का मतलब ये होता है, बेसिक इंडस्ट्री ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कुछ ऐसा बनाती हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल हों। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे एक फैक्ट्री है या फिर कहीं एक इंडस्ट्री है जो आयरन ओर से आयरन को निकालती है और आयरन से स्टील को बनाती है, ठीक है। आयरन और स्टील उस इंडस्ट्री में दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, आयरन और स्टील आपको कई जगह पे भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मोटर जो अगर मोटरसाइकिल बनाना है या फिर कार इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, इन सब इंडस्ट्रीज़ में ये सब जाएगा। तो उन सब की इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा, ये बेसिक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इसका बेस यानी जो बेस होता है वो कहाँ से बन के आ रहा है, दूसरे इंडस्ट्रीज से। तो ये क्या हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री हो गई। ये दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स वाला फॉर एग्जांपल ऐसा गुड्स जो डायरेक्ट ऐसी इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए रेडी होती है। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट बना रहे हो तो वो क्या कहीं किसी और इंडस्ट्रीज में जाके कुछ बनेगा नहीं, वो डायरेक्ट आप कंज्यूम कर सकते हो। टेक्सटाइल फॉर एग्जांपल आप कहीं किसी फैक्ट्री में आपके कपड़े बने तो क्या होगा, वो कहीं दूसरी इंडस्ट्रीज में जाकर काम तो करेगा नहीं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया जाएगा, ठीक है। व्हीकल हो गया, ठीक है। अगर हम ऑनरशिप के ऊपर बात करें तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पहले हो गए पब्लिक, दूसरा हो गया प्राइवेट और तीसरा हो गया जॉइंट। पब्लिक में जैसा गवर्नमेंट ऑन होते हैं, प्राइवेट में आपको पता ही होगा, पता ही है, और जॉइंट सेक्टर में दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। आपको इन सब के एक एक एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बताने की कोई भी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की है, कोई एक कंपनी जो प्राइवेट की है, और कोई ऐसी कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट दोनों की जॉइंट सेक्टर की है, ठीक है। चलो, ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वहाँ से मैंने ये उठाया और सारा जो आपका चैप्टर है इसी चार्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कुछ 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है चीप वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ फैसिलिटेटेड द जूट मिल इंडस्ट्री अलॉन्ग द हुगली। अब हुगली क्या है? हुगली रिवर है जो वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो हुगली रिवर है वो उसने जो जूट मिल हैं वेस्ट बंगाल में उनको चीप ट्रांसपोर्ट वो किया है, मतलब फैसिलिटेट किया है, चीप ट्रांसपोर्ट हुआ है उसकी वजह से। बिल्कुल सही बात है। जूट मिल कहाँ हो पाई जाती हैं? जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तो ये सब एरिया में जूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वहाँ पे क्यों ये प्रोड्यूस हो पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे चीपर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा है, हुगली है, तो ये सब वहाँ पे बहुत अच्छा चीपर ट्रांसपोर्ट वो देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 है शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर फुटलूज इंडस्ट्रीज। इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल एनर्जी एज अ लोकल फैक्टर फॉर इंडस्ट्री लोकेलेशन फॉर। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जैसे हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे हम बनाने लगे, वैसे वैसे कोल एनर्जी का जो इंडस्ट्री था ना, वो धीरे धीरे कम होने लगा, उसकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये भी सही बात है। अब देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पोर्ट टाउन्स इन इंडिया हैव अट्रैक्टेड इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है कि जहाँ पे पोर्ट होते हैं, जैसे पोर्ट जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अच्छी खासी लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को आसानी होती है अपना जो गुड्स है उसको बाहर भेजने में, उनको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है आसानी से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन बी की, तो इसमें क्या लिख रहा है? इसमें लिखा हुआ है कि शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल ऑयल आर फुटलूज इंडस्ट्री। अब फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे बेस्ड ना हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ इसका, तो आप अगर देखते हो कि कुछ लोग होते हैं जो जैसे आप अगर दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में एक जगह है नेहरू पैलेस, ठीक है। नेहरू पैलेस में क्या होता है कि लोग जो वहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बाहर से अपना कंपोनेंट, यानी वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, वहाँ पे कंप्यूटर बनते हैं, लैपटॉप बनाए जाते हैं, तो इन सब का बहुत बड़ा मार्केट है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो दुकानदार है ना, वो बाहर से जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं ना, वो कंपोनेंट खरीद के बाहर से ले आते हैं और यहाँ पे उसको इकट्ठा करके अपना सिस्टम बना के बेच देते हैं। तो ये किसका एग्जांपल? ये फुटलूज इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता कि उसके लिए एग्रो प्रोडक्ट चाहिए या फिर उसके लिए कोई एनिमल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास कंपोनेंट लैपटॉप का नहीं मिला तो कंप्यूटर बना देंगे, कंप्यूटर का नहीं मिला फ़ोन बनाने लगेंगे, फ़ोन नहीं मिला तो कुछ और बनाने लगेंगे, लाइट बनाने लगेंगे। तो कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनका जो लोकेशन है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। एक ही जगह पे नहीं रहेंगे ये। फॉर एग्जांपल कहीं भी रहता है, कहीं भी ये इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्री कहीं भी हो सकती है, ठीक है। आप घर में ही शुरू कर सकते हो, आप कंपोनेंट कहीं से खरीद के लाओ, घर में बना के बेचना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो लोकेशन इसकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, जैसे 2-3 प्रोड्यूस किया एक दिन में, 2 दिन में, ठीक है। लेबर बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, लेबर भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए होता है कि रोड का नेटवर्क इनके पास अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। रोड का नेटवर्क होना चाहिए इनके पास, ठीक है। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करती। फुटलूज इंडस्ट्री आर नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ये बात आप ध्यान में रखना। क्यों पोल्यूशन नहीं हो रहा? आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। फुटलूज इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना, और इनका पोल्यूशन नहीं होता। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी रोड नेटवर्क होना चाहिए आपके आसपास, वरना इनका जो इन्होंने जो बनाया है वो कहीं जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड इंडिविजुअली, ठीक है। ऐसी इसमें से कौन सी इकोनॉमी है जिसमें जो
प्रोडक्शन है ना वो लोग मतलब इंडिविजुअल ऑन करते हैं, ना कि गवर्नमेंट। तो सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी फॉर एग्जांपल अमेरिकन इकॉनमी है, तो अमेरिकन इकॉनमी में आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनको कौन ऑन करता है, एक इंडिविजुअल ऑन करता है, ना कि गवर्नमेंट, ठीक है। हमारी मिक्स्ड इकॉनमी, हमारे में कई कंपनियां हैं जो इंडिविजुअल ऑन करते हैं, कई कंपनियां हैं जो कौन गवर्नमेंट ऑन करती है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में डायरेक्ट, जैसे आप यूएसएसआर का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पे टोटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। मैंने बताया था पहले ही स्लाइड में कि बेसिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो क्या करती है, आयरन प्रोड्यूस करती है ताकि आयरन कहीं और किसी और इंडस्ट्रीज़ में, जैसे मोटर इंडस्ट्रीज़ में जाके यूज़ हो सके, उससे बाइक बन सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल गुड्स, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ऐसा होता है, सेकेंडरी में होता है, टर्जरी में होता है या क्विनरीज में होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल आपका होगा सेकेंडरी एक्टिविटी, इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप डायरेक्ट जो नेचर से गुड्स मिलते हैं उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो। जैसे आपको दूध मिला तो दूध को आपने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, और अगर आपने वही दूध का यूज़ करके उससे घी बना लिया, ठीक है, उसमें वैल्यू ऐड कर दी, तो वो किस में आ जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, क्योंकि आपने कुछ नेचुरल रिसोर्स था उसको यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, पूछ रहा है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर इसमें से क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है एसोसिएटेड किससे होती है। प्रोसेसिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ें होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है, तीनों इसमें से सही हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ऑटोमेशन इज़ द स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑटोमेशन जो होता है, ऑटोमेशन कौन सा स्टेज होता है मैकेनाइजेशन का, ठीक है। तो ऑटोमेशन जो होता है ना एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन होता है, और ये बेसिकली देखा जाता है बेसिकली देखा जाता है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें देखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में पहला होता है, अगर हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो उसमें जैसे आप देख लोगे ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आजकल आप देखो कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ऑटोमेटिक होती रहती हैं, अपने आप मशीनें काम करती रहती हैं। तो ऑटोमेशन वही हुआ कि एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन है, ठीक है। मैकेनाइजेशन का एडवांस स्टेज होता है ऑटोमेशन। चलो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मस्ट हैव, इसमें से कौन सी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एक वास्ट कैपिटल लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ी पूरा एक सेटअप होना चाहिए मशीन का जो आपके लिए काम करे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, आपके पास स्पेशलाइज्ड लेबर होने चाहिए जो उस काम को करने के लिए तैयार हों, या फिर उनके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो उस काम को कर पाएँ। तो इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो तीनों करेक्ट हैं, और ये कौन सा है, ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये तीनों सही हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इट SS2। अब जैसा कि हमको पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन है वो 5 या 6 फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है, जैसे SS2 मार्केट, SS2 रॉ मटेरियल, SS2 लेबर सप्लाई, SS2 सोर्स ऑफ एनर्जी, SS2 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 6 चीज़ें हैं जिन पे इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है वो डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। तो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्केट। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर हो वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट और सूटेबल आंसर कौन सा है, मार्केट, ठीक है। क्यों है मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर नहीं होगा,
ठीक है। मार्केट अगर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज सेटअप करके देखो, इंडस्ट्रीज सेटअप करने का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, उससे आपको प्रॉफिट गेन करना है। अगर मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं है, मार्केट में लोग उसको खरीदना ही नहीं चाहते, तो आप वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी ही नहीं, तो फिर वहाँ पे रिसोर्स होगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है जब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्केट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फुटलूज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज। फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है, मैंने एक एग्जांपल दिया है अपने पहले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आप देख लो अगर फिर भूल रहे हो। और फुटलूज इंडस्ट्रीज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ। जैसा मैंने बताया कि जो साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो एक ही हैं ऑप्शन, और दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और तीसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बदल जाता है। अब जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आप घर में ही प्रोड्यूस करते हो, सामान घर में प्रोड्यूस करते हो, और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, घर में प्रोड्यूस करते हो और बहुत स्मॉल अमाउंट पे प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। और उसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपको एक अलग से सेटअप बनाना पड़ता है आपके घर के बाहर, और उसमें आप प्रोड्यूस करते हो चीज़ें, ठीक है। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोनों में अलग होती हैं, ठीक है, दोनों इन टर्म्स में अलग होते हैं। तो बोथ ऑप्शन 1 and 3 और करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 देखें तो 11 में पूछ रहा है कि सोशलिस्ट कंट्रीज है सोशलिस्ट कंट्री के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रिविलेंट होती हैं। तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जहाँ बहुत पाई जाती हैं, मीन्स जो प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत छोटे लेवल पे होती हैं और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखें तो 12 में पूछ रहा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हम स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे पिछले टाइम पे जो पुरानी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी ना, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस किया करती थी, यानी पोल्यूशन करती थी। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हम स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि मैग्नीज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द, ठीक है। अगर आप इसकी हम बात करें थोड़ा सा, तो ये जो आयरन वाला है, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, माइनिंग जो आपका टॉपिक है माइनिंग और कॉटन वाला, वो तो आपके बोर्ड से डिलीट है, लेकिन वो आपके CUT में आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है इसमें। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल आयरन जो होता है ना, आयरन कहाँ से निकाला जाता है, आयरन को आयरन ओर से निकालते हैं, ठीक है, और उसको हम एक कार्बन और लाइमस्टोन के उसमें मींस उसको मिक्स करते हैं, और वहाँ से जो निकलता है ना उसमें उसको हम स्टील में उसको हम स्टील बनाते हैं, और फिर स्टील में ना हम मैग्नीज ऐड करते हैं, ठीक है। और मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज स्टील को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी जो लचीलापन होता है, जो मजबूती होती है, वो स्टील में कहाँ से आती है, उसमें मैग्नीज मिला होता है, इसलिए वहाँ पे स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करो तो ये है स्टेटमेंट वाला। इसमें से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 बताया है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द की फैक्ट्री इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिल्कुल सही बात है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो अब दोनों ऑप्शन 1 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है, ये आपके CUT पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिवेटिव टूल्स, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरिंग तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से पॉसिबल होता है? नहीं, हम एंशिएंट टाइम से ही मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं।
तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 2 गलत करेक्ट है, ऑप्शन 1 गलत है। मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रिमिटिव टूल्स से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन में तो आप जरूर कहीं ना कहीं गलती कर दोगे, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और रीज़न दिया हुआ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम इसको बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो क्या असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो हमारे असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए करेक्टली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपको। अगर हम 17 देखें तो यहाँ से आपका जो PYQs हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो ये भी असर्शन रीज़न ही है। तो असर्शन बोला है इंडस्ट्रीज बेस्ड आर ऑन ओर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ओर्स पे बेस्ड होती हैं, यानी जिनके लिए माइनिंग करना होता है वो उसके बहुत नज़दीक में बनाई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रॉ मटेरियल के अराउंड ही इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, ठीक है। रीज़न दिया हुआ है इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी सही बात है। देखो पहले में बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने रॉ मटेरियल के अराउंड ही बहुत लोकेट होती हैं, ठीक है, बहुत कम एरिया में लोकेट होती हैं उसी के अराउंड, ठीक है। और दूसरा रीज़न इसका बताया, रीज़न ये बता रहा है कि इंडस्ट्रीज वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हैं। और क्या रीज़न जो है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। क्यों अगल बगल सेटअप होती हैं ताकि वो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसको घटा पाएँ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में बोला गया है, वेट, which of the following sector is seen as an advanced form of service involving specialized technical skill and administrative knowledge। इसमें 4 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। इसमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल चाहिए होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज चाहिए होती है। तो फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी रिक्वायर्ड नहीं होती, नीड नहीं होती, सेकेंडरी में नहीं होती, टर्सरी में नहीं होती, क्वाटरनरीज में होती हैं, ठीक है। क्वाटरनरी में आपको एक स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए होती है आपके, और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखो ये आ गया ना क्वेश्चन, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, CVT में भी आ सकते हैं। यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं और उनको पहले कॉलम में इंडस्ट्रीज दी हुई हैं और दूसरे कॉलम में एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज से क्या प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से क्या वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे मस्टर्ड हो गया। तो मस्टर्ड क्या है, सरसों एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और उससे क्या बनता है, वेजिटेबल ऑयल बनता है, बिल्कुल सही बात है। केमिकल बेस्ड यानी सोप हो गया, ठीक है, वेट, केमिकल बेस्ड कौन सा हो गया, सोप किससे बनता है, केमिकल से बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कौन सा हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट। और फॉरेस्ट बेस्ड कौन सा हो गया, लैक हो गया। लैक होता है एक क्या बोलते हैं वो, आप गूगल पे सर्च कर लो इसका, अब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ इसको, एक इससे वो मीन्स क्या बनता है, वो चंदन जैसा कुछ होता है, लकड़ी होती है और इससे कुछ बनाया जाता है। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, आप इसको सर्च करके एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है लैक कौन सा है, फॉरेस्ट बेस्ड है। तो आप इसको आप ऑप्शन में देखो, पहला का क्या है, पहला का जिसमें चौथा आएगा, 2 में है, ठीक है। फॉरेस्ट के लैक हो गया, तो दूसरे का कौन सा आएगा, तीसरा, इस दोनों में है, ठीक है। केमिकल बेस्ड यानी तीसरे का पहला आएगा, तीसरे का पहला, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बताएगा, वेट, हाईलाइटर हो गया, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं और प्लास्टिक किससे बनते हैं, यानी कि इसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि केमिकल से, मिनरल से बनते नहीं है। मिनरल आप कोई मिनरल डालते हो इसमें, जैसे आयरन डालोगे या फिर क्या डालोगे, इसमें कुछ नहीं बनता। फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी आप प्लास्टिक कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनाओगे नहीं, किसी एनिमल की ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
तो इस किससे बनेगा, एनिमल से ही बनेगा, ठीक है, सॉरी केमिकल से ही बेस्ड, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं ये। देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फीचर इज करेक्ट अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें से 4 दिए हुए हैं, चारों में से आपको जो करेक्ट फीचर है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का वो बताना है, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस लोकली, गलत है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स वर्क इन देम, बड़े लेवल पे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो भी काम करते हैं, नहीं भाई, इसमें कुछ बहुत सारे स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इनमें एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं भाई। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो आपको टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको एक ऑटोमेटिक मैकेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सही है भाई, करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, करेक्ट अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसमें बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें से अगर आप देखोगे फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, जैसे आप अगर कोई फूड बना रहे हो तो उससे इंडस्ट्री वो पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। कॉटेज यानी जो हाउस होल्ड, इसी को हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, नाम से मत कन्फ्यूज होना। कॉटेज इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एक ही इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका दो नाम है, ठीक है। तो इससे भी कोई घर पे आप घी बना रहे हो या फिर घर पे कुछ बना रहे हो, जैसे हाथ पंखा बना रहे हो, तो उससे क्या ही पोल्यूशन होगा। फुटलूज इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था, उसमें भी कोई वो नहीं है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज का बात करते हो तो ये एक पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इनमें से उसका कौन सा कैरेक्टर नहीं है। कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक मशीन की एक बहुत बड़ा मशीन का सेटअप चाहिए होता है, वास्ट कैपिटल चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए होती है, बिल्कुल सही बात है। एक डिसीजन पैनल भी होता है इसमें, जो डिसीजन लेता है कि कब हमें कितना प्रोड्यूस करता है, ये सब होता है इसमें, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है इसको रन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला असर्शन, दूसरा रीजन, आपको बताना है इसमें से, ठीक है। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आपको पहले पढ़ लो। एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट्स एंड इंडस्ट्रीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, ऐसे एरिया जिनमें मिनरल डिपॉजिट हमें मिले हैं वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया हैं, ठीक है। क्यों है, इसका रीज़न आप देखो, रीज़न अगर सही है तो दोनों सही हो जाएंगे। रीज़न दिया हुआ है, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दस अट्रैक्ट लार्ज पॉपुलेशन। अब ये रीज़न में दिया हुआ है कि जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस एरिया में आके सेटल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। तो क्या है, पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है, लार्ज लेवल पे, ठीक है। तो बोथ एंड असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अब यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में अगर आप देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, एनालाइज द स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप की है तो आप अगर टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा? क्योंकि आप इससे क्वालिटी कंट्रोल कर पाओगे, क्वालिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी इससे, ठीक है। आप वेस्ट एलिमिनेट कर पाओगे, वेस्ट जो आप प्रोड्यूस करते हो उसको कम कर पाओगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव होते हैं ये प्रोडक्शन में, आप एनालाइज कर पाओगे। आप अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक इंडस्ट्रीज़ है, छोटी इंडस्ट्री है, आप सारा काम आप कंप्यूटर पे करते हो तो आप एक स्टैट रख पाओगे कि हमारा कितना काम हो रहा है, कहाँ पे लोग आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो आप ये सब चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होगे तो जो पॉल्यूशन थोड़ा बहुत भी आप प्रोड्यूस होता है उसको आप कम कर पाओगे, ठीक है। इसी में आप ऑटोमेशन के बारे में देख सकते हो कि एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बी में देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन था तो दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। बी में पूछा गया, स्पीडी एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज।
जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो अगर ईजी एंड एफिशिएंट है, तो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, इसको आप एनालाइज करना है। तो फॉर एग्जांपल ये ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को बिल्कुल वो करता है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को डिसाइड करता है कि ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन लेड टू इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, आप लिख सकते हो कि जो अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होगा, तो जो हमारी इकॉनमी है गवर्नमेंट की, वो बहुत तेज़ी से रन करेगी। अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बहुत आसान, जल्दी पहुंचेगा, और जल्दी पहुंचेगा तो क्या होगा, और अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, ये इस ऐसे करके आप इसको बना के लिख सकते हो। और देखो, ये जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है ना, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनका जो एक इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो क्या करूँगा, जो इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं, उनको मैं एक लिख के, और जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सबका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर लिख के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो आप उसको आराम से इजीली याद भी कर सकते हो, और आप देखना कि कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इस बार भी रिपीट ही होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, आप वहाँ से कुछ क्वेश्चन रट के जाना, वही रट लेना, वहाँ पे जाके कई क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में देखें तो 26 में 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एनालाइज 5 मेन फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें आपको सिंपली बताना है कि जो कुछ ऐसे फैक्टर जो इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें एसेस टू मार्केट हो सकता है, ठीक है, एसेस टू लेबर रिसोर्स होता है, एसेस टू रॉ सप्लाई मटेरियल होता है, एसेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, एसेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये सब आप इसको बढ़ा के 5 पॉइंट में, 6 पॉइंट में अच्छे लेवल पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में देखें तो एनालाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 5 हेड, मतलब जो 5 तरीके, 5 टाइप में क्लासीफाई करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल के बेसिस पे, उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गई। इनको आपको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके, मतलब कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिख देना था। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है एनालाइज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इसमें आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। जैसे इसमें आप लिख सकते थे, जैसे मैकेनाइजेशन होता है, एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, इसके बारे में आप लिख सकते थे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल इसमें रिक्वायर्ड होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका। आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कई पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। अनइवन है, फॉर एग्जांपल कई देशों में बहुत बड़े लेवल पे है, कई देशों में है ही नहीं। ये ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो 5 पॉइंट में। ठीक है, ये उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत मेरे को उस टाइम पे, चूँकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, तो मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो पेपर था उससे थोड़ा सा बाहर आउट ऑफ द सिलेबस था, और इसमें क्वेश्चन ऑप्शन भी नहीं थे, तो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ भी हो गया था ज्योग्राफी। तो आपका गड़बड़ नहीं होने दूंगा मैं, गारंटी है मेरी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी सिंपली जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसके पीछे वाला अगर आप देखो, कहाँ है इसके पीछे वाला, अगर देखें तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। बस क्या किया है, बस इसमें कुछ वर्ड्स के साथ इसने खेल दिया। जैसे आपने वर्ड नया लगा दिया, डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। मैं एक बात आपसे बता दूं, CBSE एक ही बुक है, मतलब जो NCERT की बुक है, वो जब से CBSE है तब से उसी बुक से उसी बुक से क्वेश्चन बना रही है। ठीक है, आप भी वही बुक पढ़ रहे हो, मैंने भी वही बुक पढ़ी है।
अब सीबीएसई के पास वही क्वेश्चन है, वही बुक है, वही क्वेश्चन बनाने हैं। सीबीएसई क्या करती है, हर साल कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करके, कुछ वर्ड के साथ खेल के, कुछ एग्जाम पैटर्न चेंज करके वही क्वेश्चन फिर से ला के रख देती है, लेकिन आपको लिखना वही है जो मैं लिख के आया था। ठीक है, तो सिंपली आपको जो आपने पढ़ा है उसी पे आपको स्टिक रहना है। ठीक है, आपको उसी पे चिपके रहना है। आपने जो पढ़ा है, अगर आप मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आपको देख के आते हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाना, उसको भर के आ जाना, उसके बारे में जो आपने पढ़ा है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ना जैसे एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने जो पढ़ा है उसका एक आप अगर जो लाइफ होती है उसमें आप उसको कितना वो कर पा रहे हो, तो वो चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अफ्रीका हैज़ इमेंस नेचुरल रिसोर्स एंड येट इट इज़ इंडस्ट्रियली द मोस्ट बैकवर्ड कंटिनेंट। ठीक है, जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहाँ पे बहुत बड़ा और एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स है। जैसे डायमंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गोल्ड के बहुत ज़्यादा वो है, माइनिंग होती है वहाँ पे, कोल बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है, बट वहाँ पे अभी भी बहुत बैकवर्ड कंटिनेंट है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो इसमें आप देख सकते हो कि जो जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, वहाँ पे मार्केट नहीं है। ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, वो कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और न मार्केट, जब मार्केट ही नहीं है तो वहाँ पे कौन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाएगा? ठीक है, कौन वहाँ पे माइनिंग करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो कौन बाहर जो रॉ मटेरियल निकला उसको बाहर ले जाएगा? ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत घटिया है, वहाँ पे हमेशा हर बार तख्ता पलट होता है। तो ये सारी कमियाँ हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रुका हुआ है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। अब इसका जो एक मॉडल आंसर होता है, जो एक इसका आंसर होना चाहिए, उसको मैं डाल दूंगा, तो आप उसको याद कर लेना। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई सजेशन दोगे तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके थ्रू हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएंगे कि आगे आपको कैसे लेक्चर देने हैं, कैसे बोलना है। तो ये सब हमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।